हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टेप पर मैं हूं डॉक्टर अमन। बच्चे, आपके फ्री आंसर राइटिंग मॉड्यूल के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस कि आपके एचएस मेंस के रिगार्डिंग हमारे एनवायरनमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंगली जिसमें आपको 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उन डिफरेंट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट एनवायरनमेंट के साथ। तो ये आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है, तो आपके जितने भी मेंस के क्वेश्चंस होंगे वो इसी सिलेबस के अराउंड रिवॉल्व होंगे, इसी में से ही आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है जी। दिस सिलेबस अलोंग विद द करंट अफेयर्स विल मेक अप द मोस्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट पार्ट इन योर जीएस पेपर 3 मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में आता है कि व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है जी, ये इसका हिंदी वर्जन है कि हानि और क्षति निधि क्या होती है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपने आंसर की, तो एज ऑफ 8 मार्क्स, एज ऑफ 20 मार्क्स आपको वहां पे एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। तो अगर हम अपने 4 मार्क्स क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर तो वही फॉलो करना है, बट वहां पे आपकी सेपरेट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं होती है। 4 मार्क्स में आप यू सिंपली राइट अ इंट्रोडक्टरी लाइन एंड अ कंक्लूडिंग लाइन। ठीक है, आपको पैराग्राफ्स नहीं बनाने होते हैं, स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। 1 या 2 स्टेटमेंट में आप अपने 4 मार्क्स के आंसर को इंट्रोड्यूस करते हो और उसे कंक्लूड करते हो। और सिंस हमारा क्वेश्चन लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर है, तो इंट्रोडक्शन हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी कि आपने सिंपली इंट्रोड्यूस करना है कि अपने आंसर को कि थ्रू दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड। तो व्हाट इज दिस लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है जी, हमारा जो लॉस एंड डैमेज फंड होता है, सो दिस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ठीक है ना, विच इज डिजाइंड टू एड्रेस द इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और मिटिगेटेड थ्रू अडेप्टेशन एफर्ट्स। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज आ चुकी हैं उनको एड्रेस करने के लिए आपको जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म चाहिए उसे हम लॉस एंड डैमेज फंड कहते हैं। अब क्योंकि वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि वो आपके सिर्फ क्लाइमेट अडेप्टेशन एफर्ट से आप उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। यू नीड सम सीरियस एफर्ट्स, यू नीड सम टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप उन क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज को, जो इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उनको डील करने के लिए वो जो एक आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है वो दैट इज दिस लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये आपकी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन हो जाती है। फिर हम बॉडी की अगर हम बात करें तो बॉडी में आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में बताना है, बट विद इन दैट 60 वर्ड्स की लिमिट, कि व्हाट इज दिस लॉस एंड डैमेज फंड ऑल अबाउट। सो पहली बार इसकी अनाउंसमेंट हुई थी COP 27 में, ठीक है ना, विच वॉज हेल्ड इन इजिप्ट में हुआ था। फिर COP 28 जो भी हाल ही में दुबई में होके हटी है, वहां पे इसके बारे में डिटेल्ड मैकेनिज्म आया है कि जहां पे देयर हैज बीन अ कमिटमेंट ऑफ $475 मिलियन, जिसमें ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अपनी अपनी प्लेजेस किए हैं कि इस लॉस एंड डैमेज फंड में वो कितना ऐड करेंगे। एंड दिस फंड इज एंटायरली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूटर पेज द प्रिंसिपल, कि जिसने कौन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट में लेकर आए हैं, जिनकी एक्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, सो दोज कंट्रीज विल हैव टू पे फॉर दिस लॉस एंड डैमेज। ठीक है जी। तो वो फंड, उन्हीं कंट्रीज उस फंड का कॉर्पस बनाएंगे। सो दिस पोल्यूटर पेज द प्रिंसिपल मेक द पोल्यूटर लायबल फॉर पेइंग द कॉस्ट ऑफ द रेमेडीज। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 पिलर्स भी आते हैं, तो ये आपके पेपर में बच्चे आपके आंसर में ये तीनों चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है जी। सो फर्स्ट इज मिटिगेशन विच रेफर्स टू द एक्शंस, ठीक है, जो आपके क्लाइमेट चेंज को लिमिट कर सकते हैं, कि यू आर मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो वो आपका आ जाता है फॉर एग्जांपल कटिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। फिर अडेप्टेशन मेथड्स, कि हाँ जी कौन कौन से मेथड्स, वो प्रोएक्टिव मेथड जिसके थ्रू आप अपने क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेज को आप कम कर सकते हैं, दैट यू आर एबल टू कोप विद दैट कॉन्सिक्वेंसेज। फॉर एग्जाम्पल आपका जो अफ्रीकन कंट्रीज में यू हैव गॉट दिस ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, तो दैट इज वन ऑफ द अडेप्टेशन मेथड। एंड लास्ट में आता है लॉस एंड डैमेज। सो दिस इज बेसिकली द इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना। सो इसमें आपके क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के ऊपर बात आती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कंट्रीज कैसे सफर कर रही है, उसके बारे में आपको ये बताना है। अब जब भी हमने अपने आंसर में कोई पॉइंट लिखना है ना, तो आपको अपने उस पॉइंट को वैलिडेट करना है बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल। ओके, तो मिटिगेशन में क्या है, कटिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अडेप्टेशन में क्या कर रहे हैं हमने अफ्रीका में ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और लॉस एंड डैमेज कैसे हो रहा है, कि क्लाइमेट चेंज से कैसे लॉसेस और डैमेजेस हो रहे हैं। एग्जांपल,
रिसेंटली पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, मतलब ये नाउ दीज फ्लड्स दे वर नॉट नॉर्मल, तो दे वर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फ्लड्स, ठीक है ना। उसके बाद देन सबमर्जन, रिस्क ऑफ सबमर्जेंस ऑफ मालदीव्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है ना, मालदीव्स लाइक बीइंग एन आइलैंड नेशन, तो उसका जो रिस्क है ऑफ गेटिंग सबमर्ज बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल वो बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके लॉस एंड डैमेज में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उस लॉस एंड डैमेज फंड की आपकी इस क्वेश्चन की बॉडी आ जाएगी। एंड सिंपली कंक्लूड योर आंसर दैट टू अचीव दिस क्लाइमेट जस्टिस, ठीक है ना, तो फॉर दैट वी नीड टू हैव दिस फेयर एंड जस्ट लाइक हम कह सकते हैं डीलिंग्स, सो उसके लिए फाइनेंसेस देने की जरूरत है, और वहां पे ये लॉस एंड डैमेज प्रिंसिपल बहुत ज्यादा आ जाता है, पर्टिकुलरली दो स्मॉल आइलैंड्स एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बिकॉज ये वो कंट्रीज हैं जिनका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था इस क्लाइमेट चेंज में, बट दे आर द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो विद दिस यू सिंपली कंक्लूड योर आंसर, ठीक है जी, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है यहाँ पे। Then next question है, so this is an 8 marks question. So what initiatives have been taken by the government of India to conserve biodiversity in the country, कि हमारी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है ना। ये उसका हिंदी वर्जन है, ठीक है जी, हिंदी ट्रांसलेशन है। अब सिंस बिग दिस इज एन 8 मार्क्स क्वेश्चन, तो यू नीड टू फॉलो यू नो अ स्ट्रक्चर। तो पहले तो आपने ध्यान रखने कि आपके क्वेश्चन का डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एनालाइज है, इवैल्यूएट है, वो क्या है। तो उस डिस्क्रिप्टिव के बेसिस के ऊपर ही आपने, उस डायरेक्टिव के बेसिस के ऊपर ही आपने अपना आंसर लिखना है, ठीक है जी। फिर यू विल बी राइटिंग एन इंट्रोडक्शन, देन द मेजर पार्ट, द बॉडी, एंड लास्ट इज योर कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। पहले तो बताओगे ना कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर ही आप अपने आंसर का लिंक जोड़ोगे ना कि हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि सिंस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आवर गवर्नमेंट हैज टेकन दीज इनिशिएटिव्स, ठीक है ना। एंड लास्टली कि और क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के अलावा और क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सो दिस विल बी अ बैलेंस्ड आंसर, ठीक है जी। सो इंट्रोडक्शन कि इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री है, जिसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, 4 हमारे बायो हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है जी। तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, सो देयर इज द राइजिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सिंपली बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से वल्नरेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि ये प्लांट्स और स्पीशीज जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, दे आर फेसिंग दैट threat of extinction, ठीक है जी। सो टू प्रोटेक्ट दीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड अदर थ्रेटेंड स्पीशीज, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें बहुत सारे लॉज और पॉलिसीज पास किए गए हैं। तो दिस यू हैव बिल्ड अप अ मोमेंटम, आपने बता दिया है टीचर को कि ये इंडिया का सिचुएशन है, हम एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, हमारी कंट्री में इतने बायो हॉटस्पॉट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी एक्सटिंक्शन हो सकती है, उसकी एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। बहुत सिंपल इंट्रोडक्शन है, कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किसके बारे में, अगर इनिशिएटिव्स के बारे में है तो पहले बताओ कि इनिशिएटिव क्यों लेना है। अगर गवर्नमेंट ने, अगर आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी में अपने स्टेप्स बताने हैं, अपने इनिशिएटिव्स बताने हैं, तो इंट्रोडक्शन में पहले बताओ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया ही क्यों है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें इनिशिएटिव लेना पड़ा, ठीक है जी। So now these are the initiatives which have been taken by the government. पहला कि गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पास किया है, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं, और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आपकी हंटिंग, पोचिंग बिल्कुल बैन है। सो दैट इज हैज बीन एक्सप्लिसिटली बैंड बाय द गवर्नमेंट। उनका हैबिटेट नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, उन्हें आउटराइटली मार नहीं सकते हैं, दैट इज जस्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन। देन उसके बाद वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स लाए गए हैं, बिकॉज आपकी बायोडाइवर्सिटी में हमारे प्लांट्स भी आते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हमारी बर्ड्स भी आती हैं, ठीक है जी। और वेटलैंड अगर हम बात करें तो रिचेस्ट, मतलब बहुत ही रिच एरिया होता है, क्योंकि इकोटोन है, तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उस रिच बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स लेकर आए हैं, ठीक है ना, सो दैट वी आर एबल टू प्रोटेक्ट दी वेटलैंड्स इन आवर कंट्री। देन also there has been a launch of national plan for conservation of aquatic ecosystems। इसमें भी अगर हम बात करें, वहां पे भी आपके वेटलैंड्स की मैनेजमेंट और रामसर साइट्स की कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर इनिशिएटिव, ये नंबर 1 था। सो दिस इज नंबर 2। देन नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। देन नंबर 4
अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इटसेल्फ, सो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को एस्टैब्लिश किया गया है, जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ, आपकी जो वाइल्ड लाइफ है, स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज है उनके इलीगल ट्रेड को रोका जा रहा है, ठीक है ना। सो इसके अंदर, क्योंकि ये जो एक्ट के अंदर ये बॉडी स्टैब्लिश की गई है, और इस बॉडी को का ये मैंडेट है कि इसने हमारी कंट्री में किसी भी थ्रेटेंड स्पीशीज के इलीगल ट्रेड को नहीं होने देना है। सो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है जी। देन हमारी कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, सालिम अली ऑर्निथोलॉजी सेंटर है। तो इनका मेन मैंडेट क्या है? टू कंजर्व दी that these institutes they have been established for the wildlife conservation research organizations। ये वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड उनकी ऊपर, उनके एक्सटेंशन के ऊपर रिसर्च की जा रही है कि कौन कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्सटेंशन इन द कंट्री। तो इनिशिएटिव्स के साथ साथ रिसर्च होना भी बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये इंस्टीट्यूट्स लॉन्च किए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट हैज़ बैंड दी ना यूज़ ऑफ वेटनरी यूज़ ऑफ डिक्लोफिनेक, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में वल्चर्स की पॉपुलेशन खत्म हो रही थी, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस, वल्चर्स की लाइक ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है, चाहे वो दैट आपके हरियाणा का पिंजौर है, चाहे असम में गुवाहाटी है, वेस्ट बंगाल में बक्सा है, वहाँ पे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि हमारी कंट्री में इसकी वजह से जो वल्चर्स का जो काउंट डिक्रीज हो रहा था उसे हम और कैसे इंक्रीज कर सकें। So this is a government initiative. Then apart from this, the government has also launched an integrated development of wildlife habitat, जिसके अंदर आपके रिकवरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज प्रो कॉम्पोनेंट भी ऐड किया गया है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जिनका काउंट बहुत कम था, चाहे वो आपका स्नो लेपर्ड है, आपका जो बस्टर्ड है, मरीन टर्टल्स, नीलगिरी ताहर, हंगुल, डॉल्फिन्स, विच आर समवट एंडेंजर्ड, एंड दैट टू एंडेंजर्ड विद सिंपल एंडेंजर नहीं है, बहुत नेक्स्ट टू दी क्रिटिकल एंडेंजर, ठीक है ना। क्रिटिकल एंडेंजर लेवल तक वो पहुंच चुके हैं एंड द क्रिटिकल एंडेंजर, तो उनकी रिकवरी के लिए, ठीक है जी, उनकी रिकवरी के लिए ये कंपोनेंट ऐड किया गया। तो ये भी आपकी गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है। देन प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, इनको बनाया गया है, इनको स्टैब्लिश किया गया है, ताकि आपकी जितनी भी स्पीशीज है उनको बेटर प्रोटेक्शन, बेटर कंजर्वेशन की जा सके। देन उसके बाद फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दी जा रही है टू द स्टेट्स अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। आपके प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैव बीन लॉन्च। ये तो 2-3 ही नाम लिखे, आप जितने मर्जी लिख लीजिए, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट्स, ताकि आपकी हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ की काउंट है, जो उनका नंबर है, वो बचा रह सके, उनकी कंजर्वेशन हो सके, ठीक है ना। देन CBI हैज बिन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट टू एप्रीहेंड एंड प्रोसिक्यूट द ऑफेंडर्स। CBI के पास केस जाता है अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कोई भी ना इलीगल एक्टिविटी करता हुआ एप्रीहेंड होता है। एंड देन ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैंडेट की दिया गया है, so they have also been like strengthened, requested to strengthen their formations and आपकी पेट्रोलिंग अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, क्योंकि आपके जो WPA एक्ट है इसके अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स का मैंडेट होता है टू एस्टैब्लिश अ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड जो पेट्रोलिंग की फंक्शन है, पेट्रोलिंग की ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट्स की ही बनती है। तो दे हैव बीन रिक्वेस्टेड एंड एम्पावर्ड कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो इनिशिएटिव्स है, वो एफर्ट्स हैं, वो और बढ़ाई जा सकें, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बॉडी। सफिशिएंट है बेसिकली, हमारे क्वेश्चन में ऑल टुगेदर इनिशिएटिव्स पूछे गए हैं। तो हमने एक पैटर्न सेट कर दिया था कि हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने के लिए। फिर बॉडी में आपने बताया कि कौन कौन से हमने स्टेप्स लिए हैं। देन इन द कंक्लूजन यू सिंपली राइट अ वे फॉरवर्ड कि हाँ जी ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है जी। सो अपार्ट फ्रॉम दिस नेशनल इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट हैज आल्सो साइन वेरियस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आल्सो। नेशनल के साथ साथ बहुत इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का भी हमारी कंट्री मेंबर है, चाहे आपका UNCBD आ गया है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट आ गया है, जिसके थ्रू अब हमारी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन हो सके, कंजर्वेशन हो सके, और बेसिकली हर एक चीज़ का एलिमेंट क्लाइमेट चेंज के साथ आता है। तो हमने पेरिस एग्रीमेंट में COP26, COP28, हम इंडिया ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की है, जिसके थ्रू हम अपनी कंट्री में एंड ऑन द वर्ल्ड एज अ होल क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को हम कम कर सके। अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम होगा तो हमारी कंट्री की जो वाइल्ड लाइफ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हैबिटेट प्रिजर्व रह गया ना, जब हैबिटेट प्रिजर्व है तो वाइल्ड लाइफ
की प्रिजर्वेशन अपने आप हो जाती है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंक्लूड योर आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन का प्रोसेस लाइक पॉइंट भी डाल सकते हैं, पीपल अवेयरनेस का पॉइंट भी डाल सकते हैं। सो एज पर योर, ठीक है ना, एफर्ट, एज पर योर विल, आप जिस मर्जी वे में अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ दिस हैज टू बी अ डिटेल्ड लॉन्ग आंसर, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दिस विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हिमालयन इकोलॉजी। ओके, सो पहला पार्ट है कि हिमालयन इकोलॉजी को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो पहला में आपने एक इंपॉर्टेंस लिखना है। सेकेंड है डिस्कस द थ्रेट्स दैट हैव द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब हिमालयन इकोलॉजी। सो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि आपने थ्रेट्स बताने हैं कि विच हैव द पोटेंशियल टू डिस्टर्ब दिस इकोलॉजी। एंड थर्ड आएगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात बतानी है कि आपके, बिकॉज इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बट अगर हम देखें तो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, उन थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं। सो 3 पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के, ठीक है। तो उन तीनों पार्ट्स को फिर आपने डिटेल्ड वे में लिखना है, ठीक है जी। सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 400 वर्ड्स। ओके, सो जैसे हमारा 8 मार्क्स के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था वैसे हमारा स्ट्रक्चर 20 मार्क्स के क्वेश्चन का भी होगा। सो इंटरैक्टिव, क्योंकि व्हाट है तो व्हाट में यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल। इंट्रोडक्शन में सिंपली इंट्रोड्यूस योर आंसर बाय राइटिंग समथिंग अबाउट हिमालयन इकोलॉजी। आप डेटा दे सकते हैं, आप उनकी इन जनरल आप हिमालयन इकोलॉजी के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस हिमालयाज, हिमालयन इकोलॉजी है क्या, कौन कौन सी स्पीशीज यहाँ पे पाई जा सकती हैं। फिर बॉडी में आप लिखोगे सिग्निफिकेंस क्या है, थ्रेट्स क्या है और इनिशिएटिव्स क्या है। 3 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के, तो तीनों पार्ट्स को आपने एड्रेस करना है। एंड कंक्लूजन में यूर विल बी सिंपली एंडिंग और कंक्लूडिंग योर आंसर विद अ वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने जो अपनी बॉडी में लिखना है, जो अपने अपने आंसर में लिखना है, वो आपने क्या लिखना है। ओके, so simply introduce your answer, ठीक है। that like simply you can start like that this Himalayan ecosystem is very fragile and vulnerable and it is very diverse also। 51 million people who are living over here, so they are practicing hill agriculture। पहले तो because of the climate change agriculture is very vulnerable, ठीक है ना। ऊपर से because of the climate change your snow and ice caps are melting, so vulnerable region में vulnerable practice हो रही है। so इसकी वजह से यहाँ इस रीजन में जो लोग रहते हैं इनसे ज़्यादा वल्नरेबल और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो बिकॉज ऑफ विच, ठीक है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हिमालयन इकोलॉजी को के ऊपर अपना फोकस लेकर आए, ठीक है जी। इन रिसेंट टाइम्स द हिमालयाज दे हैव बोर्न विटनेस टू सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एंड अलार्मिंग चैलेंजेस। हाल ही में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए हैं विच हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज ऑफ अर्जेंट, हम कह सकते हैं कि कंडीशन है कि दैट वी नीड टू एड्रेस द चैलेंजेस और थ्रेट्स टू हिमालयन इकोलॉजी, फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड ऑल्टर्ड वेदर पैटर्न्स टू रैम्पेंट अर्बनाइजेशन एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, द हिमालयाज आर फेसिंग अ वेव ऑफ डिवास्टेशन दैट डिमांड्स इमीडिएट अटेंशन। तो विद दिस यू हैव सेट द पैटर्न फॉर योर आंसर कि आप अपने आंसर में क्या लिखोगे। आप थ्रेट्स की बात भी कर रहे हो, आप इंपॉर्टेंस की बात भी कर रहे हो, ठीक है। जब थ्रेट्स और इंपॉर्टेंस आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर में फिर इनिशिएटिव्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। तो विद दिस इंट्रोडक्शन यू हैव, ठीक है ना, यू हैव गिवन दैट इंट्रोडक्शन, यू हैव गिवन दैट प्रॉपर, हम कह सकते हैं एक पैटर्न बना दे कि आपके आंसर में अब आगे एग्जामिनर क्या पढ़ेगा, ठीक है जी। तो अब हमारे अगर आंसर की बात करें तो पहली बात दिस हैज बीन रिटन इन पॉइंट्स। तो हिमालयन माउंटेन रेंज इज क्रूशियल टू द हिमालयन सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस आ रही है। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली बात तो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सेंटर है, बहुत सारे रिलीजन्स, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, तो इस रीजन में बहुत सारे जो लोग हैं वो इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, इनकी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से भी हिमालयस की कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो दे आर होम टू सेवरल पिलग्रिमेजेस, ठीक है जी, पिलग्रिमेज साइट है, मोनास्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, सो विच आर एसोसिएटेड विद मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट। तो पूरा का पूरा अगर हमने अपना सोशल सेटअप प्रिजर्व करके रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, तो उसके लिए भी आपको हिमालयस को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। अब मैंने पहले बताया था कि विद एवरी पॉइंट यू नीड टू गिव एन एग्जाम्पल योर टैबो मोनेस्ट्री विच इज इन हिमाचल प्रदेश, तो अगेन यू हैव गिवन एग्जाम्पल। सेकेंडली
द हिमालयन रीजन इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है ना, हमारी कंट्री के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। सो क्यों हॉटस्पॉट है, सो डाइवर्स इकोसिस्टम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी, चाहे वो फॉरेस्ट है, लाइक आपके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट आ रहे हैं, एल्पाइन मीडोज हैं, ठीक है ना, विच आर हार्बरिंग रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, आपके देवदार के ट्रीज से लेके सी बकथॉर्न की बेरीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, फ्रॉम ऑल दोज ब्यूटीफुल ना हॉर्टिकल्चर प्लांट से लेके मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यू कैन विटनेस स्नो लेपर्ड्स एंड यू हैव गॉट दी आपको एम्फीबियन से लेके टू रेप्टाइल्स टू ना बिग मैमल्स, आपको हर कैटेगरी की वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना, सो विच आर वेरी वेरी यूनिक टू दिस रीजन, सो दैट there comes another importance of this region. Thirdly, the Himalayan glaciers, ठीक है ना, हिमालय जो बेल्ट है, पोल्स के बाद दिस इज द ओनली एरिया जहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिल सकते हैं, बिकॉज देयर आर ग्लेशियर्स, तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, चाहे इंदस है, चाहे गंगा है, चाहे सतलुज है, चाहे यमुना है, चाहे ब्रह्मपुत्र है, इन सब का जो पानी का सोर्स है वो ये ग्लेशियर है। तो अगर आपने पानी वाटर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, उसके लिए भी फिर आपको हिमालयन रेंज को, हिमालयन माउंटेन्स को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। Then also Himalayas play a very very crucial role in regulating the climate of the Indian subcontinent. Indian subcontinent का climate regulate ही Himalayas की वजह से होता है। तो अगर climate change की वजह से Himalayas की bare existence में कोई दिक्कत इशू आ रहा है, तो हमारा पूरा का पूरा monsoonal pattern change हो जाएगा, पूरा का पूरा climatic pattern change हो जाएगा। From that perspective also Himalayas is very important, ठीक है जी। And also they are the critical indicators, they are very sensitive इंडिकेटर्स टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। आपने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, इंडिकेटर स्पीशीज, वो तो बहुत माइन्यूट स्पीशीज है, ये बहुत बड़ी रेंज है दैट एक्ट्स एज दैट इंडिकेटर स्पीशीज। जैसे कॉरल्स आर एन इंडिकेटर टू क्लाइमेट चेंज, सिमिलरली योर हिमालयन ग्लेशियर्स आर आल्सो इक्विवेलेंट इंडिकेटर्स टू क्लाइमेट चेंज, तो उसके लिए भी हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है जी। देन स्टडिंग द हिमालयस प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द अर्थ टेक्टोनिक फोर्सेस, क्योंकि हिमालयस एक यंग फोल्ड माउंटेन्स है, हिमालयस में वो एक्टिविटीज चल रही हैं, तो अगर आप हिमालयस की रिसर्च करोगे तो आपको अपनी अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, ओरोजेनिक एक्ट फोर्सेस के बारे में पता चलता है, तो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी योर हिमालयस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, तो इट हार्बर्स ओवर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज, ठीक है ना, इट प्रोवाइड्स वाटर टू मेजर रिवर्स सपोर्टिंग 1.5 बिलियन पीपल, स्नो लेपर्ड्स विच इज अ वेरी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, बेसिकली दिस इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है ना। सो ये आपको हिमालयन माउंटेन रेंज में ही मिलता है, हिमालयन माउंटेन रेंज की जो 12 कंट्रीज है वहां पे आपको स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर बेसिक सर्वाइवल, ओके। बट इतनी इंपॉर्टेंस होते हुए भी दिस हिमालयन इकोलॉजी, दिस हिमालयन इकोसिस्टम इज अंडर थ्रेट। तो कौन कौन सा थ्रेट है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिसेंटली चमोली में लैंडस्लाइड्स हुई हैं, जोशीमठ की सब्सिडेंस हुई है, सिंकिंग हुई है, सो दिस शोज कि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्लॉड डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, कि हम डेवलपमेंट कहते तो कि हमने डेवलपमेंट करनी है, एंड वी टेक इनिशिएटिव्स, वी टेक ऑल दो स्टेप्स जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट कर सके, बट इवेंचुअली हो क्या रहा है कि उस फ्लॉड डेवलपमेंट मॉडल्स की वजह से, रैम्पमेंट अर्बनाइजेशन की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन हिमालयस के ऊपर ही पड़ रहा है, ठीक है जी। आपकी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की स्टडीज क्या कहती है कि जो आपके रुद्रप्रयाग और टेहरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर द मोस्ट लैंडस्लाइड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, सो दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, ठीक है जी, बहुत अलार्मिंग है। देन द चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, सो इट हैज रिजल्टेड इनटू lakhs of trees being cut down, ठीक है ना, acres of forest has been used under this development project, and the fertile topsoil of the fragile Himalayas has been put under the concrete पार्ट ऑफ द रोड, ठीक है ना। सो दिस इज वेयर हम कहते हैं हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है जी। अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिली एरियाज, क्योंकि उन लोगों का जो हिल्स में लोग रहते हैं उनका लाइवलीहुड टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, बट अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर भी टूरिज्म, अनरेगुलेटेड वे में भी टूरिज्म इज नॉट, ठीक है ना, बेनिफिशियल। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो 2022 में उत्तराखंड में 100 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड दिस स्टेट, एक स्टेट में एक साल में 100 मिलियन टूरिस्ट, दिस इज अ बिग बिग नंबर। टूरिस्ट जाएंगे तो वहां पे वेस्ट जनरेट होगा, प्लास्टिक जनरेट होगा, ठीक है, जो उस वेस्ट की मैनेजमेंट नहीं होती है, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपके सफर कौन करेगा, हिमालयन इकोलॉजी। सो अनदर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हिमालयाज,
ठीक है जी। देन हिमालयस दे आर वार्मिंग फास्टर देन द अदर माउंटेन्स, ठीक है ना, बिकॉज आपका जो वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को चेंज करके वहाँ पे कंक्रीट का आर्किटेक्चर बन रहा है, ठीक है ना। जो आपका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जिसे कि हम काठकुनी आर्किटेक्चर कहते हैं, ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनली जो आपकी वुड से आर्किटेक्चर बनता है उसे हम काठकुनी आर्किटेक्चर कहते हैं, उसे रिप्लेस करके यू आर यूजिंग कंक्रीट, तो दिस कंक्रीट इज नॉट सस्टेनेबल, ठीक है। जब हम अनसस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स को यूज करेंगे तो इवेंचुअली तो इम्पैक्ट तो आपके हिमालयस के ऊपर ही पड़ेगा ना। दिस जो आपके ट्रेडिशनल आइलैंड, जो ट्रेडिशनल आपके हमारा जो मेथड्स हैं, जो आपके जो मटेरियल्स हैं, सो दे आर वेरी सस्टेनेबल इन नेचर, उस रीजन के साथ सूट करते हुए बनते हैं। तो इवेंचुअली अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो दिस ट्रेडिशनल मेथड्स दे विल बी मोर सक्सेसफुल इन सेविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, बट यूजिंग कंक्रीट, यूजिंग ऑल दीज न्यू टेक्नोलॉजीज, इससे क्या होगा, आपके पूरे के पूरे हिमालयस में हीट आइलैंड के इफेक्ट बन रहे हैं। हीट आइलैंड से तो और ज्यादा आपकी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सो अगेन अ थ्रेट इज बीइंग क्रिएटेड। देन अगर हम बात करते हैं तो अनसस्टेनेबल जो अर्बनाइजेशन हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, सो ये क्या हो रहा है, सो दिस इज लीडिंग टू द इरोजन ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, ठीक है ना। कल्चरल क्राइसिस आ रही है आपके हिमालयन जो रीजन में, ठीक है ना। देन हिमालयस आर आल्सो वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, तो फ्लडिंग हो रही है, नदियों का पानी खत्म हो रहा है, सो अगेन अ थ्रेट टू द इकोसिस्टम्स, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज, ठीक है ना, देयर इज अटमोस्ट अर्जेंसी दैट द गवर्नमेंट शुड टेक एफर्ट, ठीक है ना। अब इसके अलावा और क्या हो सकते हैं हमारे, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ठीक है ना, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, हमारे प्लांट्स लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रहे हैं, उससे क्या जनरेट हो रहा है आपका कार्बन, ब्लैक कार्बन, ठीक है ना, सूट, ये क्या कर रहा है आपके ग्लेशियर्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, सो इट इज इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। आपके ग्लेशियर्स की एल्बिडो कम हो रही है, जब एल्बिडो कम होगा तो जो सनलाइट है वो अब्जॉर्ब हो रही है, उससे क्या होगा, आपकी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग फास्ट होगी, ठीक है ना। देन दे आर ऑल्सो, क्योंकि राइजिंग माउंटेन्स है, so they are prone to tectonic changes, so जब इतना टेक्टोनिकली सेंसिटिव रीजन है, सो दे विल बी प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स ऑल्सो, एंड जब नेचुरल डिजास्टर आएगा प्लस मोर ओवर आपने आर्किटेक्चर भी चेंज कर दिया है, तो इसकी वजह से जो डैमेज होगा, ठीक है ना, टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, लॉस ऑफ लाइफ, सो वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे होता है, तो देयर अगेन अ थ्रेट, ठीक है ना। सो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस, everything they increases the soil erosion and eventually there will be a risk of लैंडस्लाइडिंग होगी तो वेजिटेशन कवर होगा, खराब होगा, आपकी टॉप सॉइल जाएगी, ठीक है ना। सो इट कुड, ठीक है ना, इट हैज द पोटेंशियल टू डिस्टेबलाइज द हिमालयन स्लोप्स मेकिंग देम मोर ससेप्टेबल टू इरोजन, ठीक है ना। ये एक आपका साइक्लिक इवेंट है विच ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। इससे क्या होगा, आपका फ्लोरा और फौना का लॉस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इतनी इतनी दिक्कतें हैं, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। तो क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, पहला है हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर हमारा एक मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे गवर्नमेंट का मिशन है जिसमें लाइक द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ऑल द हिमालयन इकोसिस्टम के अंडर, जो हमारी 11 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं, वहाँ पे ये लाइक मिशन के अंडर एक्शंस लिए जा रहे हैं टू प्रिजर्व द हिमालयन इकोलॉजी। देन सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ, आपकी जो स्नो लेपर्ड की कंजर्वेशन के अंडर ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट आया, बिकॉज अगर आपने स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करना है तो आपको हिमालयस को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ फोकसेस ऑन कंजर्विंग द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम एक हैबिटेट है, अगर आप बेसिकली अगर आपका हिमालयस ही नहीं रहे, हिमालय का वो इकोसिस्टम ही नहीं रहा, तो स्नो लेपर्ड्स की तो ऑटोमेटिक एक्सटिंक्शन, जिसे कि हम सेकेंडरी एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो इफ वी डू नॉट वांट द स्नो लेपर्ड्स टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट, वी नीड टू कंजर्व हिमालय। सो उसके लिए आपका सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, ये आपके GEF के साथ मिलके 12 आपकी जो रेंज कंट्रीज हैं आपकी स्नो लेपर्ड्स की, उन सब ने मिलके इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, ठीक है जी। देन उसके बाद
ना। उसके बाद आता है हमारा 1976 में मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आई थी। तो दिस मिश्रा कमेटी आउटराइटली बैंड एनी मेजर एक्टिविटी इन द हिमालयस। इनका कहना था कि आपकी जितने भी मेजर बिल्ड आपकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, ब्लास्टिंग है, डिगिंग है, इन सब के ऊपर बैन होने लगना चाहिए, आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, ताकि इस रीजन में कोई भी डिफॉरेस्टेशन ना हो सके। डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी तो आपके हिमालयन इकोसिस्टम की कंजर्वेशन हो सकती है, ठीक है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ अनरेगुलेटेड टूरिज्म, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं आपके जो सिक्किम के जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट लेक फ्लड्स आए थे उसकी बाद आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं कि जहां पे ये फ्लड्स आ सकते हैं वहां पे टूरिज्म के पोटेंशियल को कम रोकना चाहिए, कि देयर हैज टू बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग दैट प्लेस। फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट द रिस्ट्रिक्शन विजिटिंग दी जितने भी आपके वैलीज है ना, आपकी सोलांग वैली है, ठीक है ना, आपकी जितने भी रोहतांग वैली, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंटरिंग दैट पर्टिकुलर रीजन। Similarly, there has been placed restriction. There is a recommendation to put that restriction on the glacial lake outburst flood आपके एरियाज में, वहां पे भी वो रिस्ट्रिक्शन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अगर हम बात करें, दैट वाज ऑल अबाउट द बॉडी ऑफ द आंसर, जिसमें हमने थ्रेट्स डिस्कस किए, हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस किया और हमने डिस्कस किया है कि आपकी गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं। इंट्रोडक्शन होगी, आपकी बॉडी होगी। अब उसके बाद आते हैं कि हाउ विल यू कंक्लूड योर आंसर। तो सिंपली हमने कंक्लूजन में क्या करना है, पहले बता दो कि अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी हिमालय की कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जाती है, सो दैट विल बाउंड टू नेगेटिवली इम्पैक्ट द हिमालयस, ठीक है ना। बट हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इट इज हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स जिसके थ्रू हम अपने हिमालयस की कंजर्वेशन कर सके। सिंपली आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स टू हिमालयन इकोलॉजी। सो विद दैट पार्ट, ठीक है ना, विद दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीवर्ड, विद दैट क्रिटिकल कैरिंग कैपेसिटी, यू कैन कंक्लूड योर आंसर, ठीक है जी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल, हमारे जो 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद अब कल के लिए आपके पास आता है एक टारगेट क्वेश्चन, ठीक है जी। सो ये आपके 3 टारगेट क्वेश्चंस हैं, तो आपके 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, यूएन सीबीडी। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें तो ये यूएनसीबीडी है। मेंशन द प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर इट। 4 मार्क्स में आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। डिस्कस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, देन मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड विद द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। ये दिस इज एन 8 मार्क्स क्वेश्चन। एंड लास्टली for 20 marks question you have got this, what is national action plan on climate change, discuss various programs that are being implemented by the government of India in the field of climate change, ठीक है जी। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, ये इनका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो आपको इनके ऊपर अपने आंसर्स लिखने हैं और आफ्टर राइटिंग योर आंसर्स यू कैन सबमिट योर, जितने भी आपके आंसर्स होंगे आपको इस लिंक के ऊपर अपने आंसर्स को सबमिट करना है, ठीक है जी। आपके जितने भी आंसर्स होंगे सो दे विल बी इवैल्यूएटेड बाय द सब्जेक्ट टीचर्स, ठीक है ना। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर हमारी जो आज की क्लास है जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो विल मीट अगेन टुमारो विद दिस क्वेश्चन जिसमें हम इनकी भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।